बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने जनरलाइज क्लासिफिकेशन पढ़ी थी हेमिकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स, सेफलोकॉर्डेट्स और सब फाइलम वर्टिब्रेटा की। आज हमने चैप्टर नंबर 26 का आगाज़ करना है, जिसका टाइटल है हेमिकॉर्डेटा एंड इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट, जैसा कि इनके नाम से ज़ाहिर है कि हाफ करेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर जो है कॉर्डेट्स वाले हैं और हाफ करेक्टर्स इनवर्टिब्रेट्स वाले हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, मेरीन सबस्ट्रेट्स के अंदर ये ऐसे नज़र आते हैं जैसे जेली लाइक मैसेज पड़े हुए हों। इनकी दो ओपनिंग्स होती हैं जो हमें इनकी बॉडी में अनअटैच्ड एंडेड एंड, यानी वो एंड जो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच नहीं होता, उस एंड के ऊपर इसकी बॉडी के अंदर दो ओपनिंग्स नज़र आती हैं जिनको हम साइफन्स कहते हैं। अगर इनको कोई डिस्टर्ब करे तो ये इनके अंदर से तेज़ी से वाटर फ्लश आउट करते हैं और अपने डिस्टर्ब करने वाले को डिस्टर्ब कर देते हैं। एनिमल्स इन द फाइला हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा शेयर ड्यूट्रोस्टोम कैरेक्टरिस्टिक्स विद एकाइनोडर्म्स, यानी एकाइनोडर्म्स के साथ इनका रिश्ता ये बनता है कि वो भी ड्यूट्रोस्टोम्स थे और इनके अंदर भी ड्यूट्रोस्टोम कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। सो ज़ूलॉजिस्ट ये कंसिडर करते हैं कि हेमिकॉर्डेटा के जो एंसेस्टर्स हैं वो प्रिमिटिव एकाइनोडर्म्स थे। अब अगर देखा जाए कि इनको हेमिकॉर्डेट्स क्यों कहा जाता है, यानी हाफ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉर्डेट्स वाले और हाफ इनवर्टिब्रेट्स वाले, तो उसमें ये खासियत है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कि कॉर्डेट्स में आपको याद हो कि कल हमने 4 फीचर्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने देखा था कि उनके अंदर नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है, उनके अंदर डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम है, तीसरा कैरेक्टर उनके अंदर फेरेंजियल स्लिट्स का था और चौथा कैरेक्टर था पोस्ट एनल टेल का। ये चारों कैरेक्टर जो है वो ज़िंदगी में किसी न किसी स्टेज के ऊपर उनके अंदर परसिस्ट करते हैं। हेमिकॉर्डेटा के अंदर अगर देखा जाए तो इनमें लाइफ की स्टेजेस में फेरेंजियल स्लिट्स और इसके अलावा डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो है, ये दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। बाकी दो कैरेक्टर्स जो है वो इनके अंदर नहीं होते, इसलिए हाफ कैरेक्टर्स आप कह सकते हैं कॉर्डेट्स के इनके अंदर मौजूद हैं। इफ़ यू हैव अ लुक ऑन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा, उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनको हम हेमिकॉर्डेट्स क्यों कहते हैं। नंबर फर्स्ट कैरेक्टर इज़ मेरीन ड्यूट्रोस्टोमेट एनिमल्स विद द बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक, सीलोम डिवाइडेड इनटू 3 कैविटीज़। क्योंकि इनकी बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, एक सबसे पहला जिसको हम हेड रीजन कहते हैं या प्रोबॉसिस का नाम देते हैं, उसके पीछे इसका एक नेक रीजन है जिसको हम कॉलर से डिनोट कर रहे हैं, और उसके बाद इसकी मेन बॉडी जिसको हम ट्रंक कह रहे हैं। तो उसी हिसाब से जिस तरह बॉडी के 3 पार्ट्स हैं, इसकी सीलोम भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है। नंबर सेकंड कैरेक्टर सिलिएटेड फेरेंजियल स्लिट्स, यानी इनकी बॉडी में ओपनिंग्स होती हैं फेरेंक्स के रीजन में, जिनको हम फेरेंजियल स्लिट्स कहते हैं। इनके बाहर जो है वो सीलिया परसिस्ट करते हैं और सीलिया का काम क्या है कि इनके अंदर पानी की मूवमेंट को या दूसरे जो सब्सटेंसेस हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। थर्ड कैरेक्टर जो इनको इनवर्टिब्रेट्स के साथ रिश्ता दिलाता है वो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इनके अंदर जो है वो प्रिमिटिव कैरेक्टर जो है वो परसिस्ट कर रहा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डॉर्सल समटाइम्स ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, यानी डॉर्सल नर्वस सिस्टम जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाए, किसी स्पीशी के अंदर जो है वो इनके अंदर डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम मौजूद हो सकता है। कल के लेक्चर में हमने इसकी क्लासिफिकेशन भी देखी थी। इस फाइलम को हेमिकॉर्डेटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, क्लास एंटीरोनियस्टा, क्लास टीरोब्रैंकिया एंड क्लास प्लैंक्टोस्फेरोइडिया। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कल ब्रीफली देख लिए थे। आज हम क्लास एंटीरोनियस्टा को इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल के साथ जो है वो स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लास एंटीरोनियस्टा के जनरलाइज्ड फंक्शंस, या उनकी जो बॉडी की फॉर्मेशन है और उनका जो हैबिटेट है और उनके जो बेसिक जो बॉडी के मेंटेनेंस फंक्शंस हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Members of class Enteroniasta are marine worms that usually range in size between 10 to 40 cm, although some can be as long as 2 meters. यानी छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म इनके अंदर जो है वो इस क्लास के अंदर 2 सेंटीमीटर का और बड़े से बड़ा जो है वो उनके अंदर 2 मीटर का एग्जिस्ट कर सकता है। Zoologists have described about 70 species and most occupy U-shaped burrows in sandy and muddy substrates between the limits of high and low tides. यानी अमूमन ये सेडिमेंट्री रॉक्स के दरमियान, हाई लो टाइड्स के दरमियान में ये रहते हैं, सबस्ट्रेटम के साथ अमूमन अटैच रहते हैं, और इसके अलावा यू शेप्ड जो है वो बरोज बनाते हैं और उनके अंदर ये स्टे करते हैं। The common name for Enteroniasta is acornworm. It is derived from the appearance of proboscis, which is a short conical projection of the worm's anterior end. यानी बेसिकली हम इनको आम ज़बान में या एकॉर्नवर्म्स का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इनके अंदर बॉडी के इंटीरियर रीजन पे एक ऐसा मखसूस हिस्सा है जिसको हमने प्रोबॉसिस से डिनोट किया है। इस प्रोबॉसिस की वजह से इनको एकॉर्नवर्म का नाम दिया जाता है।
A ring-like collar is posterior to the proboscis and an elongate trunk is third division of the body. यानी अगर आप प्रोबोसिस के पीछे देखें तो आपको एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसने पूरी बॉडी को सर्कुलरली जो है वो घेरा हुआ है। इसको हम कॉलर से डिनोट करते हैं और इसके पीछे जो है बाकी बॉडी का पोर्शन जिसको हम ट्रंक का नाम दे देते हैं। तो बेसिकली इसकी बॉडी की जो पैटर्न है वो उसके अंदर 3 हिस्से हैं। मेनली एंटीरियर रीजन जिसको हम प्रोबोसिस कह रहे हैं, उसके पीछे ये इसके कॉलर है और कॉलर के पीछे बाकी बॉडी का पोर्शन जो है वो ट्रंक कहलाता है। Ciliated epidermis and gland cells cover the econworms। यानी अगर आप इसकी स्किन को बाहर से देखेंगे तो आपको ये जिलेटिनस लगेगी या आपको लगेगा कि ग्लैंड्स की सिक्रीशंस इसके ऊपर मौजूद हैं। द माउथ इज़ लोकेटेड वेंट्रली। माउथ अगर आप इसका देखें तो इसकी ये डॉर्सल सरफेस है, ये इसकी वेंट्रल सरफेस है। माउथ इज़ लोकेटेड ventrally between the proboscis and the collar. A variable number of pharyngeal slits from the few to several hundred are positioned laterally on the trunk। अगर आप इसकी pharyngeal region के अंदर देखें तो आपको ये कुछ तादाद से लेकर hundreds तक आपको एनिमल्स के अंदर ये नज़र आ सकती हैं। इनको हम pharyngeal slits का नाम देते हैं। Pharyngeal slits are opening between the anterior region of the digestive tract called the pharynx and outside of the body। यानी बेसिकली ये वो रास्ता है जहाँ से पानी जो है इनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। माउथ से एंटर होता है, इनकी बॉडी में सर्कुलेट करता है एंड देन pharyngeal slits से ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब अगर हम आए इसकी फिज़ियोलॉजी की तरफ या इसकी बॉडी के मेंटेनेंस फंक्शंस की तरफ, सबसे पहले हम अमूमन डिस्कस करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को। सीलिया एंड म्यूकस असिस्ट द इकॉनवर्म्स इन फीडिंग। यानी सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट होता है उसको हम फीडिंग से रेलेवेंट या न्यूट्रिशन से रेलेवेंट लेते हैं कि आया उसने अपनी खुराक लेनी कैसे है या उसने कैसे परसीव करने हैं वो फूड आइटम्स। तो उसमें इसके जो बाहर बॉडी के बाहर यहाँ माउथ के बाहर या इसकी जो एक्सटर्नल सरफेस है यहाँ पे सीलिया एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इसको असिस्ट करते हैं फीडिंग में। डेट्राइटस एंड अदर पार्टिकल्स एडहेयर टू द म्यूकस कवर्ड प्रोबोसिस। यानी इसकी खुराक बेसिकली जो है वो डेट्राइटस के अंदर से ये फ़िल्टर फीडिंग करता है। ये डेट्राइटस के पार्टिकल्स जो है ये इसकी स्किन के ऊपर जो म्यूकस मौजूद है उसके साथ जाकर फंस जाते हैं, उसके साथ जाकर एंटेंगल हो जाते हैं। ट्रैक्ट्स ऑफ सीलिया ट्रांसपोर्ट द फूड एंड म्यूकस पोस्टीरियरली एंड वेंट्रली। उसके बाद यहाँ पर जितने भी म्यूकस इसकी सरफेस पे मौजूद है वो सारी फूड को अपने अंदर फंसा कर इसके माउथ की तरफ डाइवर्ट कर देती है। सीलियरी ट्रैक्ट्स कन्वर्ज नियर द माउथ एंड फॉर्म अ म्यूकॉइड स्ट्रिंग दैट एंटर्स द माउथ। उसके बाद ये एक स्ट्रिंग की फॉर्म में फूड पार्टिकल्स इसके मुंह की तरफ डाइवर्ट होकर एंटर हो जाते हैं इसके माउथ में। दे मे रिजेक्ट सम सब्सटेंसेस ट्रैप्ड इन द म्यूकॉइड स्ट्रिंग। यानी वो किसी चीज़ को अगर ना लेना चाहें या रिजेक्ट करना चाहें तो वो अपनी प्रोबोसिस को कॉलर से खींच लेते हैं या स्ट्रेच कर लेते हैं और इस तरह से जो भी डिस्कार्डेड मटेरियल होता है वो इनकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एंटीरियर न्यूस्टा इज़ अ सिंपल ट्यूब। सिंपल ट्यूब का मतलब क्या है कि माउथ से आगे फेरिंक्स एंड देन उसके बाद इंटेस्टाइन से फॉलो करके एक सिंपल सी ट्यूब एग्जिस्ट करती है इसके अंदर। Food is digested as the diverticula of the gut called the hepatic sacs release the enzymes। उसके बाद इसकी जो गट रीजन है या इंटेस्टाइन का जो रीजन है उसके अंदर कुछ फोल्डिंग्स हैं और वो फोल्डिंग्स अपने अंदर से एंजाइम्स रिलीज़ करती हैं और एंजाइम्स इसके फूड को डाइजेस्ट प्रॉपरली कर लेते हैं। The worm extends its posterior end out of the burrow during defecation। उसके बाद जब इसकी फूड डाइजेस्ट हो जाती है और उसके बाद कोई जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन जाती हैं उनको एक्सक्रीट आउट करने के लिए जो पहले हमने देखा है कि यू शेप बरो के अंदर रहते हैं, तो अपना वो पोर्शन जहाँ पे इसकी एनस है जहाँ से इसने वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिलीज़ करना है वो बाहर की तरफ ले आता है या बरो से बाहर जाकर उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है। The nervous system of anterior nusta is ectodermal in origin and lies at the base of the ciliary epidermis। अगर आप इसका नर्वस सिस्टम देखेंगे तो नर्वस सिस्टम आप इसमें बहुत वाज़े तौर पर देख सकते हैं। ये ब्लू लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं ये बेसिकली इसकी डॉर्सल नर्व कॉर्ड है और यही एक्सटेंड करके वेंट्रल पोर्शन में आ जाती है जहाँ पे हम इसको वेंट्रल नर्व कॉर्ड का नाम दे देते हैं। तो बेसिकली इसका जो नर्वस सिस्टम का पैटर्न है वो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम ही है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड की फॉर्म में। It consists of dorsal and ventral nerve tract and a network of epidermal nerve cells called the nerve plexus। फिर हम ये भी जानते हैं कि नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती हैं या मेजर जो वेसल्स वेन्स होती हैं वो रास्ते में जगह जगह अपने मुख्तलिफ न्यूरॉन्स एक गुच्छे की फॉर्म में या प्लेक्सस की फॉर्म में छोड़ती जाती हैं जो कि लोकल एरियाज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। In some species the dorsal nerve is tubular and usually contains giant nerve fibers that rapidly transmit impulses।
जाइंट फाइबर्स का नाम आपको याद होगा, आपने थर्ड ईयर में भी पढ़ा हुआ है कि जाइंट फाइबर्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें एक्सॉन्स का डायमीटर ज़्यादा होता है, चौड़े चौड़े न्यूरॉन्स होते हैं और इनका काम बेसिकली एस्केप रिएक्शंस के अंदर या बॉडी के डिफेंस में काम आते हैं ये वाले न्यूरॉन्स। There are no major ganglia. Sensory receptors are unspecialized and widely distributed over the body. यानी इसमें कोई मखसूस रीजन नहीं है जहाँ पे इनकी कोई आइज़ हों या कोई ईयर्स हों या कोई इस तरह के सेंस ऑर्गन्स किसी ख़ास एरिया में मखसूस नहीं हैं, बल्कि जनरलाइज्ड इनके सेंसरी रिसेप्टर जो हैं वो पूरी बॉडी पे स्कैटर हुए हुए हैं। उसके बाद अगर देखें इनके मज़ीद कोई सिस्टम्स, तो ये साइज़ में इतने छोटे होते हैं कि इनको कोई ख़ास रेस्पिरेटरी सिस्टम की या एक्सक्रीटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो गैसेस भी ले लेते हैं और अपनी वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पानी में रिलीज़ कर लेते हैं। Acorn worms are small respiratory gases and metabolic waste products, principally ammonia, probably are exchanged by diffusion across the body wall. In addition, respiratory gases are exchanged at the pharyngeal slits. यानी या तो डिफ्यूजन के थ्रू ये गैसेस लेंगे या फिर ये जो फेरेंजियल स्लिट्स में पानी आ रहा है इनकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, यहाँ पे फेरेंजियल स्लिट से जब वो गुजरता है पानी, वहाँ से भी ऑक्सीजन को ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। As the water passes through the pharyngeal slits, gases are exchanged by diffusion between the water and the blood sinuses surrounding the pharynx. अब रेस्पिरेशन से रिलेटेड ही इसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी आता है, क्योंकि गैसेस हमेशा जो है वो किसी न किसी सर्कुलेटरी मीडियम के थ्रू बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। अगर हम इसका सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो हमने इसके जनरल फीचर्स में पढ़ा है, दे कंटेन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। It consists of one dorsal and one ventral contractile vessel. Blood moves anteriorly in the dorsal vessel and posteriorly in the ventral vessel. यानी अगर ब्लड की डायरेक्शन देखी जाए तो डोर्सल साइड पे जो वेसल होती है वो एंटीरियर साइड पे सप्लाई करती है और वेंट्रल जो है वो पोस्टीरियर साइड की डायरेक्शन में ब्लड को लेकर जाती है। लेकिन क्योंकि इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे ही ब्लड वेसल ब्लड को लेकर आएगी वो आगे जाकर बड़ी बड़ी जो स्पेसेस हैं इसकी बॉडी में, 3 मेजर बॉडी कैविटीज़ जो हैं, जो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में हमने पढ़ी हैं, ये वहाँ पर जाकर साइनसेस में ब्लड जो है वो बात करता है लिटरली जाकर और वहाँ पर बिखर जाता है। Branches from these vessels lead to open sinuses. All the blood flowing anteriorly passes into a series of blood sinuses called the glomerulus. यानी इसकी जो डोर्सल वेसल आगे की तरफ ब्लड को लेकर आ रही है, जब वो इसके एंटीरियर पोर्शन में प्रोबोसिस में पहुंचेगी तो यहाँ पर बड़ी सी स्पेस जिसको साइनस हम कह रहे हैं वहाँ पर जाकर फैल जाएगी। इस एरिया में उस चीज़ को हम ग्लोमेरुलस का नाम दे देते हैं। ग्लोमेरुलस आप जानते हैं कि जब हम किडनीज़ पढ़ते हैं या उसके जो नेफ्रॉन्स पढ़ते हैं उसमें भी बेसिक जो स्टार्ट है वो कैपिलरीज से होता है और कैपिलरीज ही ग्लोमेरुलस बना रही होती हैं। तो इसमें भी तकरीबन उसका मिलता जुलता काम है कि जो ब्लड आ रहा है एंटीरियर साइड पे और ग्लोमेरुलस कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, ये बेसिकली अपने साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी ला सकता है और यहाँ पर आकर उनको एक्सक्रीट आउट किया जा सकता है, चाहे वो किसी ओपनिंग के थ्रू किया जाए, चाहे वो पानी के डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो अमोनिया बाहर सिक्रीट कर दिया जाए। Excretory waste may be filtered through the glomerulus into the coelom of the proboscis and released to the outside through one of the or the 2 pores in the wall of the proboscis. यानी हो सकता है कि ग्लोमेरुलस जो है वो अपने अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है अमोनिया के नाम से, वो यहाँ पर कोई ओपनिंग मौजूद हो इसकी प्रोबोसिस के अंदर जिसके थ्रू वो एक्सटर्नली एक्सक्रीट आउट कर दे। The blood of acorn worm is colorless, lacks the cellular element and distributes nutrients and waste. काम ब्लड का वही है कि वो अपने अंदर ट्रांसपोर्टिंग कैपेबिलिटी रखता है कि न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। कलरलेस होता है और इसके अंदर कोई सेलुलर एलिमेंट्स नहीं होते हैं, यानी उसमें कोई सेल्स नहीं है, कोई एमीबाइड सेल्स नहीं है, कोई वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है उनके अंदर। एंड पे हम देखते हैं इन एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट का सिस्टम कैसे होता है। एंटीरोनेस्टा आर डाइशियस। डाइशियस का मतलब हम जानते हैं कि इनके अंदर मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग एनिमल्स होते हैं। 2 rows of gonads lie in the body wall in the anterior region of the trunk. यानी ये जो बॉडी का सबसे आखिर वाला पोर्शन है ट्रंक, इसके अंदर इनके गोनेड्स एग्जिस्ट करते हैं और इनके अंदर रोज़ की शक्ल में यानी लंबाई के रुख में लंबे लंबे इनके गोनेड्स होते हैं। Each gonad opens separately to the outside. Fertilization is external. Spawning by one worm induces others in the area to spawn, behavior that suggests the presence of spawning pheromones. इन इसमें behavior कुछ बताया गया है कि acorn worms
में से अगर पूरी पॉपुलेशन में से कोई एक एकॉर्न वर्म भी रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है या गैमीट्स रिलीज़ करता है तो उसकी वजह से बाकी जो एनिमल्स वहाँ पे मौजूद होते हैं उनको भी स्टिमुलस मिलता है और वो भी अपने स्पर्म्स या एग्स को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से उस बिहेवियर को हम स्पॉनिंग कहते हैं। यानी स्पॉनिंग बेसिकली क्या है कि एक रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जिसमें पूरी पॉपुलेशन एट द सेम टाइम जो है वो अपने अंदर से गैमीट्स रिलीज़ करती है, और ये बेसिकली फिरोमोन्स की वजह से होता है, यानी ऐसे हार्मोन्स जिनकी अट्रैक्शन होती है दूसरे पार्टनर्स के लिए। Ciliated larvae called the Tornaria swim in the plankton for several days to a few weeks. यानी इनकी बॉडी में जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज कर लेते हैं तो उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, और इसके डेवलपमेंट के दौरान में एक लार्वल फॉर्म एग्जिस्ट करती है जिसको हम टॉर्नेरिया लार्वा का नाम दे रहे हैं। टॉर्नेरिया लार्वा जो है वो प्लैंक्टोनिक लार्वा है, स्विम कर सकता है और कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक जो है वो इसी कंडीशन के अंदर ये समंदर में रहता है। द लार्वे सेटल टू द सबस्ट्रेट एंड ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू द एडल्ट फॉर्म, यानी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसके अंदर फीचर्स कंप्लीट होते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म होकर एडल्ट के फॉर्म में आता है, और फिर उसी तरह जैसे जैसे एडल्ट जो है वो सेडिमेंट्स के अंदर या रॉक्स के साथ या इंटरटाइडल जोन के अंदर रह रहे होते हैं, उसी तरह से ये भी अपने आप को सबस्ट्रेटम के साथ अटैच कर लेता है। तो बच्चों ये कुछ फीचर्स थे जो कि क्लास एंटीरोनिस्टा से रेलेवेंट थे। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट क्लास को पढ़ेंगे, यानी टीरोब्रैंकिया के बारे में। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।